वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपका दोस्त होस्ट मेंटर योगेश कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं जो एसएससी सीजीएल के लिए 30 डेज जो बूस्टर सीरीज हमने स्टार्ट की है उसमें 6 मार्च 2023 को एसएससी का जो हैंडल पर ऑनलाइन पेपर पड़ा हुआ है उस पेपर में रीजनिंग के किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। हम हैं आज डे 9 में और उम्मीद करता हूं अगर हम डे 9 में हैं तो डे 8 तक की वीडियो आपने देखी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के उन क्वेश्चंस की जो आपको बूस्ट करेंगे आपके मार्क्स को, जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं 25 अक्टूबर 2023 सीजीएल मेंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम जो रीजनिंग के किस तरीके के प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे। चलिए पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका मिसिंग अल्फाबेट सीरीज। किससे है? मिसिंग अल्फाबेट सीरीज। मतलब इसको हिंदी में बोला जाता है लुप्त अक्षर श्रृंखला। अब जैसे ये जो मिसिंग अल्फाबेट सीरीज है तो इसमें सीरीज का मेन मोटिव क्या रहता है, अगर हम इसकी बात करें तो ध्यान देना कि सीरीज हमारा एक बेसिक लॉजिक पर चलता है। किस पर चलता है? लॉजिक। अब लॉजिक क्या क्या होते हैं, तो अगर हम लॉजिक की बात करें तो लॉजिक होते हैं हमारे 4 तरीके के। पहला होता है कॉन्टिन्यू, दैट मीन्स एक जैसा। अगर कहीं भी सीरीज की बात करेगा या श्रृंखला की बात करेगा तो सीरीज हो या श्रृंखला हो वो हमारा लॉजिक पर चलता है। जैसे कि पहला जिसको बोलते हैं हम कॉन्टिन्यू लॉजिक, दैट मीन्स एक जैसा चलना। दूसरा आता है जिसको बोलते हैं ऑल्टरनेट, मतलब जिसको हिंदी में बोला जाता है अंतराल का लॉजिक या अंतराल का पैटर्न। अगेन तीसरा आता है जिसको बोलते हैं हम इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर, मतलब हिंदी में आरोही क्रम। और चौथा आता है जिसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, दैट मीन्स अवरोही क्रम। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, अगर सीरीज इन चारों में से अगर कोई भी लॉजिक फॉलो नहीं कर रही है तो दैट मीन्स सीरीज कहीं ना कहीं क्या है? गलत है। अब उसके बाद जैसे कि अगर हमें मिसिंग अल्फाबेट सीरीज को करना होता है तो अगर मिसिंग अल्फाबेट सीरीज को करना है तो आप इसमें जो लॉजिक लगा सकते हैं वो कौन सा लगा सकते हैं? वो लगा सकते हैं काउंटिंग ऑफ अल्फाबेट प्लस मिसिंग प्लेसेस। दैट मीन्स जिसमें हम जो हमें अल्फाबेट दे रखे हैं, जो अक्षर दे रखे हैं, प्लस जो यहां हमें मिसिंग प्लेस दे रखे हैं, मतलब जहां हमारा अक्षर आना है, अल्फाबेट जहां हमें पुट करना है, उनको काउंट करने का। और काउंट करने के लिए बाद हम लगाते हैं यहां फैक्टर का पैटर्न, सॉरी लॉजिक। अब देखिए जैसे कि यहां अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल जो हमारे अल्फाबेट निकल के आए वो कितने निकल के आए? 20। और 20 को हम डिवाइड कर सकते हैं, इसके फैक्टर कितने कर सकते हैं? 4 और 5 के। कितने फैक्टर हो सकते हैं? या तो 4 के या 5 के। अब देखिए यहां अगर हमें अल्फाबेट की बात करें तो अल्फाबेट हमें दिखाई दे रहे हैं कितने टाइप के? 5 तरीके के। कैसे? देखिए FIR, उसके बाद T दिखाई दे रहा है, लेकिन T जो आ रहा है वो किसी की पोजीशन पर आ रहा है, क्योंकि लास्ट में D है, तो लास्ट में क्या आएगा? D। तो हम यहाँ 5-5 के क्या कर लेंगे? पेयर कट कर लेंगे। अब जब हम 5-5 के पेयर कट करेंगे तो दैट मीन्स हमने 5-5 के यहाँ पेयर कट किया और F से स्टार्ट करके हम कहां तक जा रहे हैं? D तक। तो देखिए हर एक पेयर में लास्ट में क्या आ रहा है? D, तो यहां क्या आ जाएगा? D। उसके बाद जैसे अगर देखें कि शुरुआत में क्या आ रहा है? F, यहां भी क्या है? F, यहां भी क्या है? F, यहां भी क्या है? F। अब F के बाद देखो यहां भी I आया है, यहां भी I आया है, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि 2 जगह क्या आ जाए? I क्या आ जाए? 2 जगह। उसके बाद अब यहां बात करें R, यहां 3rd प्लेस पर T दे रखा है और यहां में S भी दिखाई दे रहा है और U भी दिखाई दे रहा है। तो मतलब क्या हो गया कि यहां पैटर्न क्या हो गया कि कंटिन्यू के साथ साथ इंक्रीजिंग पैटर्न भी चल रहा है, मतलब अल्फाबेट एक एक बढ़ता हुआ जा रहा है। तो मतलब R के बाद S,
एस के बाद टी और टी के बाद यू, और यहां ई है तो यहां भी क्या आ गया लास्ट में ई। तो देखिए अब हमारा जो मिसिंग प्लेस है वो हमारे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, और आप देखते हैं कि ऑप्शन हमारा कौन सा बन रहा है। तो सबसे पहला हमारा क्या आया ई, ई के बाद क्या आ रहा है आई, आई के बाद एस। अब कहां का दे रखा है ई आई एस, हमारा सी और डी में दे रखा है। उसके बाद वहां से आप बात करें तो अगेन आई, एस के बाद आई यहां भी है और यहां भी है। उसके बाद ई, ई यहां भी है और यहां भी है। उसके बाद क्या आया यू, क्या है यू यहां भी है और यहां भी है। और लास्ट में क्या आया है डी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया होगा कि मिसिंग अल्फाबेट सीरीज को हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारा कोडेड ब्लड रिलेशन से, कोडेड ब्लड रिलेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है सांकेतिक रक्त संबंध। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है कि जो रिलेशन हमें यहां दे रखे हैं जैसे ब्रदर, डॉटर, हस्बैंड, वाइफ, इनके लिए एक कोड डिसाइड है कि यहां जो हस्बैंड का रिलेशन तभी होगा जब दोनों के बीच में एंड का साइन होगा। यहां वाइफ का रिलेशन जब होगा जब परसेंटेज का साइन होगा। डॉटर डेट मीन्स पुत्री का रिलेशन जब होगा जब क्या होगा @ का साइन होगा। और ब्रदर का रिलेशन कब होगा जब क्या होगा आपका हैज का साइन होगा। अब यहां से हमें जो इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन के बेसिस पर हमें निकालना है कि हाउ इज एफ रिलेटेड टू जे, मतलब एफ जे से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें निकालना है। अब अगर हमें ये निकालना है तो यहां से ब्लड रिलेशन में फैमिली ट्री बनाने के आपके कुछ पॉइंट होते हैं। कैसे, क्या पॉइंट होते हैं, जैसे कि अगर हम सबसे पहले जेंडर की बात करें तो जेंडर हमारे दो होते हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। जो थर्ड जेंडर है उसकी हम यहां बात नहीं करते। अब जैसे मेल है तो मेल को हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और फीमेल को माइनस साइन से। अब जैसे जब कभी भी आपका 1 जनरेशन गैप की कंडीशन आ जाए तो हम उसको एक वर्टिकल लाइन से शो करते हैं। अगर 2 जनरेशन गैप आ जाए तो 2 वर्टिकल लाइन से। उसके बाद हस्बैंड वाइफ की कंडीशन आ जाए तो हम पैरेलल लाइन लेकिन हॉरिजॉन्टल। और उसके बाद अगर 1 सेम जनरेशन का है तो हम क्या लगाएंगे 1 हॉरिजॉन्टल लाइन से। अब देखिए कैसे, जैसे सबसे पहले हमें कंडीशन दे रखा है कि एस परसेंटेज डी। जब हम एस और डी के बारे में बात करें तो एस परसेंटेज डी का मतलब है कि परसेंटेज का मतलब क्या है कि वाइफ, मतलब एस वाइफ है किसकी डी की। अब वाइफ है तो सेम जनरेशन, तो एस वाइफ है किसकी डी की। तो एस का जेंडर क्या हो गया फीमेल और डी का जेंडर क्या हो गया मेल। एस वाइफ है किसकी, वाइफ है डी की। अब उसके बाद आगे क्या कह रहा है डी हैज एफ, हैज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रदर को, कि डी भाई है और किसका भाई है एफ का। तो भाई है डेट मीन सेम जनरेशन, लेकिन वहां हस्बैंड वाइफ की कंडीशन नहीं है, किसकी है ब्रदर या सिस्टर की कंडीशन है। तो यहां डी भाई है किसका एफ का। तो एफ क्या हो गया, उसका जेंडर हमें नहीं पता, उसकी बहन भी हो सकती है उसका भाई भी हो सकता है, लेकिन सेम जनरेशन है तो हमने क्या लगा दी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब उसके बाद एफ @g, @ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है डॉटर को। दैट मीन्स एफ डॉटर है जी की, एफ पुत्री है जी की। तो पुत्री है तो दैट मीन्स फीमेल। अब पुत्री है तो दैट मीन्स अगर हमारी कोई बेटी होगी तो हमारी जनरेशन पहले आई है उसकी जनरेशन बाद में आई है, तो हम जो बाद की जनरेशन है उसको बॉटम पर और पहले की जनरेशन को हम कहां रखेंगे टॉप पर। तो एफ डॉटर है किसकी डॉटर है जी की, किसकी डॉटर है जी की। अब जी का जेंडर अभी तक हमें डिसाइड नहीं है, आगे बढ़ते। अब देखिए जी एंड एच, एंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हस्बैंड को, कि जी पति है किसका एच का, अगेन हस्बैंड वाइफ कंडीशन, और हमने इसको क्या बनाया पैरेलल लाइन। और जी पति है किसका, पति है एच का, तो एच उसकी क्या हो गई पत्नी। उसके बाद क्या कह रहा है कि एच @j, मतलब एच पुत्री है और किसकी पुत्री है जे की। अब जे का जेंडर क्या है ये हमें डेफिनेट नहीं है। पूछा क्या गया है कि हाउ इज एफ रिलेटेड टू जे, तो एफ जे से किस प्रकार संबंधित है। अब जरा ध्यान दो, जो एफ की मदर है
एच एफ की मदर मतलब एफ की माँ या जो पिता है वो कौन लगे, नाना या नानी, मतलब हमारी मम्मी की जो मम्मी है या हमारे मम्मी के जो पापा है वो हमारे क्या लगे, या तो वो लगेंगे हमारे नानी या क्या लगेंगे नाना। लेकिन उनके हम क्या लगे, तो उनके हम क्या लगे, तो एक तो ऑप्शन बनता है कि जे की बेटी मतलब पुत्री की पुत्री, या क्या बनता है देवती या नातनी। ठीक, तो यहां रिलेशन क्या दे रखा है, डॉटर्स डॉटर, और यही हमें ऑप्शन में दे रखा है, तो यही क्या हो जाएगा आंसर। होप सो समझ में आया होगा कि ब्लड रिलेशन में जो कोडेड ब्लड रिलेशन है उन क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों क्वेश्चन है हमारा किससे, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है किससे, ये है आपका जो मिरर इमेज का क्वेश्चन। अब जैसे मिरर इमेज का क्वेश्चन है तो यहां लास्ट में क्या दे रखा है, डी, क्या दे रखा है डी, और डी की अगर मिरर इमेज हम देखें तो डी की मिरर इमेज क्या बनती है, ये बनती है। अब देखो यहां शुरुआत में मिरर इमेज में केवल एक ऑप्शन में ऐसी इमेज बनी हुई है, बाकी किसी में नहीं बनी हुई, क्योंकि मिरर इमेज और वाटर इमेज का कंसेप्ट ये कहता है कि मिरर इमेज में कोई इमेज अगर लेफ्ट टू राइट है तो वो एक्चुअल में अगर लेफ्ट टू राइट है तो इमेज में हमें कैसे दिखाई देगी, राइट टू लेफ्ट। और अगर हम बात करें वाटर इमेज में, जो इमेज टॉप टू बॉटम है वो हमें क्या दिखाई देती है, वाटर इमेज में बॉटम टू टॉप, मतलब जल प्रतिबिंब में जो इमेज ऊपर से नीचे है वो क्या आ जाएगी, नीचे से ऊपर, और जो लेफ्ट टू राइट है वो क्या हो जाएगी, राइट टू लेफ्ट। क्लियर है। तो अगर हम डी की इमेज देखें तो डी की मिरर इमेज क्या बनेगी, ये, और ये केवल एक ही ऑप्शन में दे रखी है जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, थर्ड, और हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों हमारा किससे, अगेन नंबर सीरीज से। अब नंबर सीरीज से क्वेश्चन है तो देखिए सीरीज का मतलब मैंने अभी बताया, जब हमने मिसिंग अल्फाबेट सीरीज का पहला क्वेश्चन देखा था उसमें हमने क्या देखा था कि या तो कंटिन्यू पैटर्न हो या इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो या क्या हो, ऑल्टरनेट, मतलब एक जैसा बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम, घटता हुआ क्रम, अवरोही क्रम, और ऑल्टरनेट मतलब अंतराल का लॉजिक। अब देखिए चाहे सीरीज अल्फाबेट सीरीज हो, चाहे मिसिंग अल्फाबेट सीरीज हो, चाहे नंबर सीरीज हो, चाहे नॉन वर्बल सीरीज हो, ठीक, तो अगर हम इन सभी सीरीज में बात करें तो लॉजिक हमारे क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, कि हमें पैटर्न कुछ भी हो लेकिन लॉजिक इन चारों में से कोई भी एक फॉलो होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहां से कि सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, कि जो हमें यहां नंबर गिवन है अगर वो नंबर आसपास के दे रखे हैं तो आप इसको गैपिंग से करिए। अब जरा गैपिंग से करें तो पहला क्या है 48 और दूसरा क्या है 75, तो दोनों में गैप कितने का दिखाई दे रहा है, तो गैप दिखाई दे रहा है हमें कितने का, 27 का। ठीक, कितने का गैप दिखाई दे रहा है, 27 का। उसके बाद 108 और 75 में जो गैप दिखाई दे रहा है वो कितने का दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है हमें कितने का, 33 का। अब इन दोनों के गैपिंग की बात करें तो गैप कितना दिखाई दे रहा है, 6। अब उसके बाद 108 और क्वेश्चन मार्क, अगर हम यहां से मान लीजिए 6 का ही गैप है तो 6 बढ़ा दें तो कितना हो गया 39, और 39 अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ऐड करने पर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर निकल के आएगा यहां कितना 147, कितना 147। अब इसमें भी हम 6 ऐड करें तो 6 ऐड करने पर कितना हो गया 45, और 45 अगर हम यहां ऐड करें और अगर 192 आ रहा है तो हमारा आंसर क्या है, सही है। तो अगर हम 45 इसमें ऐड करते हैं तो हमें आंसर कितना दिखाई दे रहा है, देखो 45 एंड 147, आंसर हमारा कितना निकल के आ जाएगा 192। तो डेट मीन्स यहां जो मिसिंग जो नंबर है वो 147 है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 147। क्लियर है दोस्तों। चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, चाहे हम इसको सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कहें या अगर हम इसको क्वेश्चन कहें किसका, पजल का। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट पजल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पहले अगर हमारी सिंगल एंटिटी या डबल एंटिटी,
दे रखी है और पैटर्न अगर उसमें दे रखा है तो वो क्वेश्चन किसका होता है, सिटिंग अरेंजमेंट का। लेकिन मोर देन वन एंटिटी, मोर देन टू एंटिटी, और अगर वहां चीजें और ज्यादा दे रखी हैं, जैसे कि वहां दे दिया जाए प्रोफेशंस, दे दिया जाए डिफरेंट डिफरेंट कलर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शर्ट, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड, ठीक, डिफरेंट डिफरेंट डेज, तो अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो वही सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन किसमें चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है आपका पजल वाले में। अब जैसे यहां से अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन क्या है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी हैज एन एग्जाम ऑन द डिफरेंट डे ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू एंडिंग ऑन संडे। मतलब ए बी सी डी ई एफ जी 7 व्यक्ति हैं, प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होने वाली है और रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह में। तो आप इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप इसको मंडे से लिखें और कहां तक ले जाए हैं, संडे तक। कहां तक ले जाए, संडे, तभी तो होगा। तो मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और क्या आ जाएगा, संडे। ठीक, हमने ये 6 दिन लिख लिए, सॉरी 7 दिन। अब जैसे ये 7 दिन हमने यहां नोट कर ली है, तो 7 दिन में अगर हम बात करें तो किसी एक एक दिन पर जाकर कौन एग्जाम देंगे, कि जो आपके 7 कैंडिडेट दे रखे हैं, कहां से ए के लेके कहां तक, जी तक। देखिए ये बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने ये आ रहा है। अब जरा ध्यान दो, जैसे पहली कंडीशन कह रहा है कि ए की परीक्षा बुधवार को है, मतलब ओनली ए हैज एन एग्जाम ऑन वेडनेसडे, मतलब ए की जो परीक्षा है वो किसको है, वो है आपकी बुधवार को। जरा ध्यान दीजिए, तो ए कहां आएगा, बुधवार को आ जाएगा। अब देखो आगे कह रहा है कि ए और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, ठीक, ओनली वन पर्सन हैज एन एग्जाम बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति की परीक्षा, तो ध्यान दीजिए बी जो है ए के ऊपर भी आ सकता है क्योंकि स्थान खाली है एक को छोड़कर, और बी जो है ए के नीचे भी आ सकता है क्योंकि स्थान खाली है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि डी की परीक्षा बी के ठीक पहले वाले दिन है। अब देखो यहां से अगर पहले वाले केस में बी की परीक्षा मंडे को है, तो मंडे से पहले अगर हम देखें तो क्या आता है, संडे आता है, लेकिन ये स्टार्टिंग कहां से कर रहा है कि परीक्षा शुरू कहां से हो रही है, सोमवार से। तो मतलब इससे पहले परीक्षा हुई नहीं है, तो डी इससे पहले नहीं आएगा, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, गलत। अब डी कहां आ जाएगा कि डी की परीक्षा कब पड़ेगी, थर्सडे को पड़ेगी, और बी की परीक्षा कहां गई, फ्राइडे को। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, एफ और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, ओनली वन पर्सन हैज एग्जाम बिटवीन एफ एंड बी। बी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति परीक्षा दे रहा है, तो बी अगर यहां है तो एफ कहां आ जाएगा, इस पोजीशन पर। क्लियर दोस्तों, आगे देखो आगे कह रहा है कि जी एग्जाम इज ऑन वन ऑफ द डे बिफोर ए, मतलब जी का एग्जाम ए से पहले, बट ऑन वन ऑफ द डे आफ्टर सी, लेकिन सी के बाद। अब बचा कौन सा, देखो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, लेकिन कौन सा नहीं हुआ, ई। यहां से हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू डेज हमारा एक पैटर्न बनकर तैयार है। अब यहां से देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जी की परीक्षा किस दिन पड़ती है, तो जी की परीक्षा किस दिन पड़ रही है, तो जी की परीक्षा पड़ रही है ट्यूसडे को, और आंसर हमारा क्या हो गया, ट्यूसडे, मतलब मंगलवार। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखो दोस्तों क्वेश्चन बहुत प्यारा है, और ये क्वेश्चन है आपका किससे, जो डेटा सफिशिएंसी मतलब आंकड़ों की पर्याप्तता या अपर्याप्तता चेक करते हैं हम, कि जो आंसर हमें देना है उसके लिए जो कंडीशन में हमें जो डेटा दे रखा है वो पर्याप्त है या पर्याप्त नहीं है। चलिए जरा देखते हैं। जैसे पहला कह रहा है कि ए बाएं छोर से, मतलब प्रश्न कह रहा है उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं जिनमें सभी व्यक्तियों का मुख उत्तर की ओर है, मतलब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, ठीक, हाउ मैनी पीपल आर स्टैंडिंग इन द रो वेयर ऑल पीपल आर फेसिंग नॉर्थ। ये हमें क्या दिया गया, क्वेश्चन, मतलब एक पंक्ति बनी हुई है, उस पंक्ति में हम कितने टोटल व्यक्ति हैं जिनका फेस कहां है, उत्तर दिशा की तरफ है। अब देखो पहली कंडीशन कह रहा है कि ए बाएं छोर से चौथे स्थान पर है, ए इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। अब जैसे
यहां हमें पहली कंडीशन दे रखी है, तो हम पहले पहली कंडीशन को सॉल्व कर रहे हैं कि ए लेफ्ट साइड से कितने स्थान पर है, कि ए लेफ्ट साइड से फोर्थ पोजीशन पर। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है एम ए के दाएं और दूसरे स्थान पर है, मतलब एम इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए, एम ए के दाएं ओर। अब अगर इनका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है तो लेफ्ट इधर और राइट इधर, तो राइट चलेंगे तो हम कहां चलेंगे, इधर साइड में। तो यहां का आ गया सेकंड पोजीशन पर कौन आ गया दोस्तों, एम आ गया। आगे क्या कह रहा है, आर बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, आर इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक, अब देखिए जैसे कि ये हमारे सामने क्या बन के आ गया, एक पैटर्न बन के आ गया, लेकिन क्या राइट एंड से आर का, ए का, एम का क्या पोजीशन है, क्या राइट एंड से किसी में दे रखी है पहली कंडीशन में, नहीं, तो दैट मींस पहली कंडीशन का डेटा आंसर देने के लिए सफिशिएंट नहीं है अभी फिलहाल। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है अगर हम सेकंड कंडीशन को करें, ये हमने कौन सी कंडीशन करी थी, फर्स्ट। अब बात करते हैं हम सेकंड कंडीशन की। सेकंड क्या कह रहा है, एम दाएं छोर से चौथे स्थान पर है। देखिए एम इज फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड, मतलब ये है राइट एंड 1 2 3 4, यहां कौन है, एम। एम राइट एंड से कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। आगे कह रहा है एम और बी के बीच में केवल दो व्यक्ति खड़े हैं। अब देखिए ओनली 2 पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन एम एंड बी, तो एम अगर यहां है तो इन दो व्यक्तियों को छोड़कर बी यहां भी हो सकता है, और इन दो व्यक्तियों को छोड़कर बी यहां भी हो सकता है। अब देखिए सेकंड कंडीशन में हमें लेफ्ट साइड से किसी की भी पोजीशन पता नहीं है, अगर नहीं पता है तो डेटा सेकंड का भी क्या है, सफिशिएंट नहीं है। अब यहां स्टूडेंट गलती क्या करता है दोस्तों, स्टूडेंट गलती करता है, वो क्या करता है कि ना तो पहले का डेटा ना ही दूसरे का डेटा आंसर देने के लिए पर्याप्त है। लेकिन डेटा सफिशिएंसी में एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी आपकी दोनों की दोनों कंडीशन गलत होंगी तो हम एक बार फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को आपस में मर्ज करके चेक करेंगे, और मर्ज करने के बाद अगर आंसर निकल के आता है तो फिर हमारा आंसर क्या निकलेगा, कि देखिए आंसर निकलेगा हमारा कि कथन एक और कथन दोनों में दिया गया डाटा मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, मतलब टुगेदर सफिशिएंट है, लेकिन अकेले अकेले सफिशिएंट नहीं है। और अगर तब आंसर नहीं निकलता है तो हम लगाएंगे कि कथन एक में दिया गया अकेला डाटा अकेले तथा दो में दिया गया डाटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, और ये मिलकर भी पर्याप्त नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि दोनों में जो आंसर है वो क्या निकल के आता है। तो एक बार इन दोनों को हम मर्ज करके देख लें। तो मर्ज करके देख लीजिएगा, एक शॉर्ट तरीका मैं बता रहा हूं कि अगर यहां ए एम आर और यहां भी एम है, ए की पोजीशन या एम की पोजीशन लेफ्ट साइड से या राइट साइड से दे रखी है, और इसमें भी एम का कोई रिलेशन दे रखा है, तो अगर इसे लेफ्ट साइड से पोजीशन दे रखी है, यहां राइट साइड से पोजीशन दे रखी है, तो ये मिलकर क्या हो जाएंगे, सफिशिएंट। चलिए मैं करके दिखाता हूं। देखिए यहां हमारा एम बैठा हुआ है, मैं क्या करता हूं, सेकंड कंडीशन को फर्स्ट कंडीशन में डाल देता हूं। ध्यान दो, जैसे एम की पोजीशन राइट साइड से कितनी थी, 1 2 3, ठीक। फोर्थ पोजीशन पर एम था, कहां से, राइट हैंड से, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। और एम और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो देखो इसके हिसाब से बी यहां भी आ सकता है और बी यहां भी आ सकता है, लेकिन ये अगर राइट हैंड है, ये अगर लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट से राइट हैंड के बीच में टोटल कितने व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितने व्यक्ति हैं रो में, 9, और आंसर हमारा निकल कर आ गया सफिशिएंट। अगर आंसर सफिशिएंट है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कि आंसर हमारा हो जाएगा सी, के कथन एक और कथन दो दोनों का दिया गया डाटा मिलकर सफिशिएंट है आंसर देने के लिए, अकेले अकेले नहीं है। क्लियर है दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, और यहां से हम कहेंगे कि मिलकर सफिशिएंट है, मतलब टुगेदर सफिशिएंट है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन है हमारा, जो चैप्टर आता है आपका सिंबल एंड नोटेशंस, दैट मीन्स हिंदी में अगर बात करें प्रतीक एवं चिन्ह।
ठीक, जैसे एक प्रतीक एवं चिन्ह, अगर हम इसकी बात करें, ध्यान देना यहां क्या दिया जाता है, जैसे कि यहां डिवाइड को क्या चेंज कर रखा है, माइनस में, तो आप इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। कैसे, जैसे कि 77 डिवाइड को किस में चेंज किया, माइनस में, माइनस क्या आ गया 7, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को किस में चेंज कर रहा है, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, प्लस, प्लस 17, माइनस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई 49, और उसके बाद जो प्लस का अर्थ है, तो प्लस का अर्थ क्या बता रखा है, डिवाइड 7। देखिए जब कभी भी हमें इस तरीके की इक्वेशन दी जाती है, तो इस तरीके की इक्वेशन में या तो लार्जेस्ट डिजिट ऑफ द इक्वेशन, मतलब जो समीकरण की सबसे बड़ी जो डिजिट है वो, या अगर हम बात करें कि सेकंड लार्जेस्ट डिजिट क्या होगी, डिवाइड होगी अपने नेक्स्ट वाले वैल्यू से। अब देखिए यहां 7 से क्या हो जाएगा, 49 सातवां डिवाइड हो गया, और जब सातवां डिवाइड हुआ तो अब जरा 17 मल्टीप्लाई 7, तो ये कितना होगा, 17 मल्टीप्लाई 7, तो जरा ध्यान दीजिए, 7 7 जा 9 49 एंड 7 1 119 प्लस 77 माइनस 7, मतलब 77 माइनस 7। अगर यहां से हम देखें कि दोनों का गैपिंग कितना आ रहा है, तो ये हो गया 70, और 70 प्लस 119, आंसर कितना हो जाएगा, 189। कितना हो जाएगा, 189। क्लियर है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका कंप्लीट फिगर से, किससे है, जो फिगर का कंप्लीट होना होता है। तो देखिए जैसे ये फिगर है, तो सबसे पहले आप यहां एक लाइन बनाओ, ठीक, इस तरीके से इसको आगे बढ़ाओ। देखिए अब ये किस किस में दे रखा है, तो हर एक किसी में दे रखा है, लेकिन इसमें नहीं दे रखा, क्योंकि लाइन इसमें क्या बन रही है, आपकी बॉक्स टाइप में बन रही है, जो कि गलत है। उसके बाद इस सर्किल को कंप्लीट करो और इस वाले सर्किल को कंप्लीट करो। अब देखिए 2 सर्किल होने चाहिए, इसमें केवल कितना सर्किल है, 1, यहां 2 सर्किल है, यहां 2 सर्किल है, और जो डॉटेड है जो आपका सर्किल, वो कहां है, इनर साइड में, मतलब डॉट जो है सबसे अंदर है, लेकिन यहां बाहर दे रखे, आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट वाला। क्लियर, चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी standing in a straight line throughout necessarily in the same order. A and B are ahead of at least one person. ठीक, देखिए सिंपल सी कहानी है कि 4 मित्र ABCD एक सीधी रेखा में खड़े हैं, ठीक, हालांकि जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में है, तो चलिए बना लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 एक सीधी रेखा में खड़े हैं। अब सीधी रेखा में खड़े हैं, तो यहां हमें फेस नहीं दे रखा कि किधर फेस किए हुए नहीं दे रखा, तो हम डिफॉल्ट फेस मानकर चलेंगे नॉर्थ, उसके हिसाब से लेफ्ट इधर और राइट इधर। अब बढ़ते आगे, क्या कह रहा है कि ए एंड बी आर अहेड ऑफ एट लीस्ट वन पर्सन, मतलब कि ए और बी कम से कम एक व्यक्ति से आगे हैं। अब देखो ए और बी कम से कम एक व्यक्ति से आगे हैं, तो अब अगर हम ए यहां रख दें और बी यहां रख दें, तो देखो बी जो है कम से कम एक व्यक्ति से आगे है, और ए भी कम से कम एक व्यक्ति से आगे है, चाहे 2 व्यक्ति से आगे हो। आगे कह रहा है और बी और सी, बी सी और डी के ठीक बीच में खड़ा है। तो देखो यहां से अब ये चीजें चेंज होंगी, क्या कह रहा है, बी स्टैंड बिटवीन सी एंड डी, ठीक, तो बी सी और डी के बीच में खड़ा है। तो आप सबसे पहले यहां से स्टार्ट करें कि बी खड़ा है किसके बीच में, सी और डी के बीच में, डी एंड सी के बीच में। अब ए और बी एटलीस्ट एक व्यक्ति से पहले है, तो ध्यान दीजिएगा कि डी आगे क्या कह रहा है कि डी सबसे अंत में नहीं खड़ा हुआ है, तो यहां से कौन हट गया, डी, कौन हट गया, डी, यहां कौन आ गया, सी, यहां कौन आ गया, डी, क्योंकि डी सबसे लास्ट में नहीं खड़ा हुआ है। अब सबसे लास्ट में नहीं खड़ा हुआ, तो यहां कौन आ गया, डी। अब बी एक व्यक्ति से पहले है कम से कम, तो ए भी कम से कम एक व्यक्ति से पहले होगा, ज्यादा से ज्यादा कितने से पहले, 3 से। तो हमारा क्या हो गया, एक सीक्वेंस बन गया। सीक्वेंस बन गया तो कह रहा है कि पहले स्थान पर कौन खड़ा है, तो फर्स्ट पोजीशन पर कौन है, ए, और यही हमारा क्या निकल के आ गया, आंसर। समझ में आ गया, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है आपका कोडिंग डिकोडिंग के, और ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन एनालॉजी वाला पार्ट और कहता है, ठीक,
ध्यान दो, जैसे कह रहा है कि मद्रास, MADRAS, मद्रास, मद्रास को कोड किया गया है किसमें, 112। ध्यान रखना, जब भी अल्फाबेट से नंबर आएगा तो या तो उनकी प्लेस वैल्यू का सम हो रहा होगा, या क्या हो रहा होगा कि उनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू का क्या हो रहा होगा, सम। चलो चेक करते हैं। जैसे कि M की प्लेस वैल्यू क्या है, 13, A1, D4, R18, A अगेन 1, S 19। टोटल अल्फाबेट कितने, 6। तो देखिए 9 और 1 10, 10 और 8 18, 4 22, 1 23 और 3 26। कितना आ गया, 26। दैट मीन्स 2। ठीक, अब अगर 2 आ गया तो ये कितना हो गया, 56। कितना हो गया, 56 दूनी 112। तो हो सकता है मल्टीप्लाई करके लॉजिक लग रहा हो। अब देखते हैं हम किसमें, जम्मू। अगर जम्मू में यही आ जाता है तो दैट मीन्स यही लॉजिक चलेगा। तो जे की प्लेस वैल्यू 10, A1, M 13, अगेन 13, U 21। ध्यान दो, 3 और 1 4, 4 और 4 8। ठीक, लास्ट में क्या दे रखा है कि 8 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई तो 6 आएगा, लेकिन यहां क्या आ रहा है, लास्ट में 2 आ रहा है। तो अगर 2 आ रहा है तो कम से कम यहां ये लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा है। अब अगर ये लॉजिक नहीं फॉलो कर रहा है तो अगर इसके अपोजिट अल्फाबेट का देखते हैं हम। ध्यान दो, अपोजिट अल्फाबेट, तो M का अपोजिट होता है N, A का Z, D W, R I, A Z, S H। अब देखिए N की प्लेस वैल्यू 14, Z 26, W 23, I 9, Z 26, H 8। एक ऐड करते हैं, 8 और 6 14, 14 और 9 23 और 3 26, 6 32, 4 36। ठीक, अब 36 आ गया, यहां गया 3, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10, 106। कितना आ गया, 106। कहां तक जाना है, 112। कितने अल्फाबेट हैं हमारे जो गिवन वर्ड है, तो कितने, 6। ऐड कर दो, कितना हो गया, 112। अगर जम्मू में यही फॉलो करता है दैट मींस आगे यही चल रहा है। तो जे, जम्मू की अगर हम बात करें, JAMMU, जे का अपोजिट होता है Q, AZMNMN, U का होता है G, सॉरी F, U का क्या होता है, F। अब देखो Q की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, यहां से ऐड करें 17, 26, उसके बाद 14, अगेन 14 एंड 6। ऐड करो, 6 और 4 10 और 10 और 10 20 और 7 27, 27 और 5 22। कितना निकल के आ रहा है, 2। तो लॉजिक समझ में आ गया। क्या हो रहा है कि अपोजिट जो हमें अल्फाबेट दे रखे हैं उस शब्द में, ठीक, जो भी वर्ड में हमें अल्फाबेट गिवन है उनके क्या करने हैं, हमें अपोजिट अल्फाबेट निकालना है, प्लस टोटल अल्फाबेट इन द गिवन वर्ड उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं उनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करने के बाद। तो चलिए हम निकालते हैं किसका, पंजाब का। तो पी का अपोजिट क्या होता है, के। यू का अपोजिट होता है F, N M, जे का हो गया Q, A Z B Y। अब देखिए K 1 6 13 17 26 एंड 25। 5 और 6 11 और 7 18 और 3 21, 21 और 6 27 और 1 28, और 28 में 1 2 3 4 5 6 अगर हम जोड़ें तो 8 और 6 14, और 4 का केवल 1 दिखाई दे रहा है। यही क्या हो गया हमारा आंसर। क्लियर है दोस्तों? चले बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों ये था आपका डे 9 का पार्ट, जिसमें हमने जो 30 डेज बूस्टर सीरीज है उसको हमने देखा, ठीक। और यहां जो 30 डेज जो बूस्टर सीरीज है उसमें हमने बात की 6 मार्च 2023 के जो ऑफिशियल एग्जाम पेपर है एसएससी का, उसमें रीजनिंग के किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए मैं अब लेकर आऊंगा जो आपका लास्ट एग्जाम है, जिसमें हम बात करेंगे किसके, 7 मार्च 2023 को जो आपका एग्जाम हुआ उसमें रीजनिंग के किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, और उसके बाद हम आगे और देखेंगे कि किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं और आप बने रहिए स्कॉलर स्टडी सेंटर पर। मैं आपसे विदा लेता हूं योगेश कुमार। जय हिंद।